प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन देखेंगे आर्टिकल नंबर 124(4) जिसका संबंध है न्यायाधीशों को हटाने से। और देखो ये क्या है, जिसमें पहले बताया था, ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट वाले जितने भी आर्टिकल है डबल काम करेंगे। कहने का मतलब जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में है थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, कॉन्सेप्ट वही सेम है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ वो एज इट इज मिलेगी अपन को हाई कोर्ट के अंदर, उच्च न्यायालयों में। ठीक है, तो इसलिए इसको ढंग से समझो। तो 124(4) में अपने उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, कैसे उसको पद से हटाया जाएगा, सेम टू सेम प्रक्रिया लागू हो जाएगी। कहां पे? अपने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जब हटाने की बात आएगी। ठीक है, तो 124(4) है ना, ये मतलब 124(4) यहां लिख दिया, फिर ये 124(4) ही है अपना। ठीक है, सब आर्टिकल है। क्या है? उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता। तो किस आरोप पर हटाया जा सकता है? साबित कदाचार या असमर्थता। ये याद रखना अपने को, ये आता ही है। ठीक है, तो शब्द का लिखा हुआ है साबित कदाचार या असमर्थता, मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। ठीक है, साबित कदाचार या असमर्थता। ठीक है, अब देखो इसमें कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन यही आता है कि न्यायाधीशों को हटाने का जो आरोप है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का जो आरोप है, वो किस आधार पे होता है? संविधान का उल्लंघन होता है, साबित कदाचार है, या अपने असमर्थता है। ठीक है, तो संविधान का उल्लंघन यहां नहीं लिखा हुआ है, साबित कदाचार व असमर्थता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर है ना। कदाचार नहीं है, साबित कदाचार है, मतलब वो साबित होना चाहिए। साबित कैसे होगा वो अपन देखेंगे आगे। ठीक है, तो साबित कदाचार व असमर्थता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, दोनों वर्ड ऐसे कैसे याद रखने हैं? क्या आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन है ना, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा से वो पारित होएगा। ठीक है, और पारित होएगा तो किस बहुमत से होएगा, किस मेजोरिटी से होगा, उसको अपन बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब हो जाता है उसमें दो मेजोरिटियां काम करती हैं, टोटल की और प्रेजेंट की। तो टोटल का बहुमत होना चाहिए, मतलब टोटल की मेजोरिटी होनी चाहिए, है ना। टोटल की मेजोरिटी मतलब किस बहुमत से पास होगा, तो एक तो कुल का बहुमत का मतलब टोटल का 50%। ठीक है ना, टोटल जैसे अभी 543 है तो उसके 50% से ज्यादा यस करें उस सदन के मेंबर। और दूसरा प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, 2/3। ठीक है, तो सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, तो कुल आ गया, एक तो कुल के तो बहुमत द्वारा, तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा। ठीक है, तो ये दो जुड़ गए, एक तो टोटल कुल और उपस्थित प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है ना, उपस्थित को अपन ऐसे लिखते हैं P एंड B, प्रेजेंट एंड वोटिंग, और T टोटल ये है। ठीक है, तो टोटल एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग को जब अपन मिला देते हैं, दो तरह की मेजोरिटी को अपन मिला दिया, टोटल को और प्रेजेंट एंड वोटिंग को। ठीक है, तो ये बन जाता है स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब देखो टोटल का अभी का ये बहुत मुश्किल होता है ये। ठीक है, तो ये प्रक्रिया बहुत जटिल है। अब जैसे 543 है जैसे, ठीक है, तो 543 का करीबन हो गया अपने, 500 का 250 हो गया, 43 का करीबन 22 हो गया, तो 250 और 22 अपन ने मिलाया तो 272, 273 ये चाहिए। पहली चीज तो ये। दूसरा प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं, तो जैसे मान लो सदन में 300 लोग ही हैं, तो 300 का अपन 2/3 करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, 2/3, 300 का 2/3 करेंगे तो अपन 200 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों मिला के तो 272 तो वो और अपने 200 ही, तो दोनों मेजोरिटी जब मिला दी तो उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा दोनों सदनों से अलग अलग। पहले लोकसभा में आया तो पहले लोकसभा से पास हो जाएगा वही टोटल और प्रेजेंट एंड वोटिंग का, फिर राज्यसभा में जाएगा और वहां पे भी ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होएगा। ठीक है, तो यहां तक ये समझा अपन ने। तीसरी चीज फिर क्या है? मत देने वालों और राष्ट्रपति के, फिर आगे राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है ना, तब तक नहीं हटाया जा सकता, तब तक राष्ट्रपति आदेश नहीं दिया, तो दोनों सदन पास कर देते हैं और उसके बाद फिर वो जाता है अपने राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए और फिर राष्ट्रपति हटाता है। तो नटसेल में पूछा जाए कि न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है या कौन हटाता है, तो राष्ट्रपति हटाता है, संसद नहीं हटाती। मान लो संसद ने पास कर दिए, ठीक है, और राष्ट्रपति ने साइन ही नहीं किए तो फिर नहीं हटा सकती ना, ऐसे। ठीक है, तो ये चीज हमने को समझनी। और फिर दूसरा क्या आ रहा है इसमें जो समझने वाली बात है, ठीक है ना, क्या राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसी सत्र में वो राष्ट्रपति साइन करेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो बजट सत्र है, बजट सत्र में लोकसभा ने पास कर दिया, फिर मानसून सत्र में राज्यसभा ने पास किया, तो मानसून सत्र में ही फिर राष्ट्रपति का साइन उस पर करना जरूरी है ना। ये जरूरी नहीं है कि एक ही सत्र के अंदर तीनों काम हो, तीनों मतलब
लोकसभा में प्रस्तुत, राज्यसभा में पास, मतलब लोकसभा में प्रस्तुत पास, राज्यसभा में प्रस्तुत पास, और तीसरा राष्ट्रपति साइन कर दे। ये तीनों काम एक में जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एक में जरूरी क्या है, जो दूसरा हाउस पास कर दे और फिर राष्ट्रपति साइन करे, वो दोनों काम एक सत्र में होने जरूरी है। तो जैसे बजट सेशन में लोकसभा ने कर दिया, फिर मानसून सत्र में राज्यसभा ने किया, तो मानसून सत्र में ही जब सत्र चल रहा है उसी दौरान राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे। तो इसलिए प्रक्रिया जटिल हो गई। तो पहले तो अपन ने दो तरह की मेजोरिटी मिला दी, तो वो हो गई स्पेशल बहुमत, वो टिपिकल है अपने आप में पाना। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 पाना, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग उपस्थित एवं मत देने वालों की संख्या का 2/3 पाना तो बहुत आसान होता है, फ्लोर मैनेजमेंट होता हो तो, लेकिन टोटल का तो मुश्किल होता है कंपेरेटिवली ये चीज। और दूसरा, राष्ट्रपति उसी सत्र में साइन करवाना। अब जैसे मान लो मानसून सत्र बिल्कुल लास्ट डे को लोग राज्यसभा ने जैसे पास किया, तो राष्ट्रपति कहां कर पाएंगे फिर उस सत्र में साइन, ऐसे है ना। तो ये इसलिए अपन कहते हैं कि जजेस को हटाने की प्रक्रिया जटिल है। तो खैर कोई नहीं, ये 124(4) का अपने ओरिजिनल आर्टिकल देखा, ठीक है ना। इसमें अपने को दो मोटे तौर पर 3 चीजें यहां पे हैं। क्या, एक तो आरोप क्या है, वेरी गुड, क्या है, साबित कदाचार व असमर्थता। दूसरा, दोनों सदन किस तरह के बहुमत से पारित करेंगे, कुल का बहुमत होगा एक तो, और दूसरा प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। तीसरा, राष्ट्रपति साइन करेंगे लेकिन उसी सत्र में। समझ गए, ये तो इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है 124(4) में। लेकिन इसके अलावा भी इस प्रक्रिया के अंदर और भी बहुत कुछ शामिल है, ठीक है ना। बहुत कुछ क्या शामिल है कि जब ये लोकसभा में आएगा, तो प्रस्ताव को जब लोकसभा में लाएंगे ना जैसे, तो लोकसभा के 100 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, साइन होते हैं बाकायदा, भी मैं आपको दिखाऊंगा। राज्यसभा में अगर आता है तो राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है उसका, राज्यसभा के सदस्यों का, ठीक है ना। जो राज्यसभा के मेंबर है वो ऐसे 50 सदस्य उसको एंडोर्स करें, तब जाके वो पीठासीन अधिकारी डिसीजन लेते हैं कि अब मैं इसको स्वीकार करूं या अस्वीकार करूं। तो सबसे पहले लोकसभा के मामले में 100 लोग और राज्यसभा के मामले में 50 लोग सदस्य, लोकसभा के 100 सदस्य, राज्यसभा के 50 सदस्य, जैसी भी स्थिति है, ठीक है ना। तो वो उसके पहले तो समर्थन से वो पेश होता है, एक तरह से मतलब जिंदा हुआ है वो प्रस्ताव, मोशन। फिर वो पीठासीन अधिकारी के पास जाता है। जैसे लोकसभा में आया, स्टार्ट हुआ है, तो लोकसभा में पहले 100 सदस्यों ने मोशन को समर्थन दिया, फिर वो अध्यक्ष के पास रखा, फिर अध्यक्ष यस करते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज समझनी है हमने को। और फिर उसके बाद वो समिति के पास जाता है, एक 3 सदस्यीय समिति होती है, ठीक है। समिति में 3 सदस्य कौन कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश में से कोई एक। दूसरा सदस्य होता है हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है ना, हाई कोर्ट के मामले में चीफ जस्टिस है। और तीसरा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, है ना, पारंगत विधिवेता, किसकी नजर में, पीठासीन अधिकारी की नजर में। ये समझने वाले, राष्ट्रपति की नजर में नहीं, पीठासीन अधिकारी की नजर में। फिर वो समिति अपनी रिपोर्ट देती है, ठीक है। फिर सदन में वो मतदान, रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी को देती है, फिर पीठासीन अधिकारी एक डेट डिसाइड करते हैं किस दिन इसमें मतदान होगा। वो जो भी डेट है उससे 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश को क्या, वो लिखित के अंदर वो आरोप भेजने होता है, जिससे कि वो अपना पक्ष रख सके। क्योंकि एक प्राकृतिक न्याय, नेचुरल लॉ ऑफ जो जस्टिस है ना, वो ये कहता है कि जिसके अगेंस्ट में आप काम करने जा रहे हो उसको पहले आपको सुनना जरूरी है, जिससे कि उसके मन में ये ग्रीवेंस नहीं रहे कि मेरे को तो सुना ही नहीं। तो 14 दिन पूर्व, किसके पूर्व, जिस दिन सदन में चर्चा हो रही जा रही है उससे 14 दिन पूर्व आप लिखित में सूचना दोगे और उसको अपना पक्ष रखने का मौका दोगे। चाहे कैसे भी मौका दे दो आप, वो कैसे भी रिटर्न में दे सकते हैं, सदन में उपस्थित होना चाहे सदन में भी उपस्थित हो सकते हैं, जैसे अपन देखेंगे आगे हाईकोर्ट के एग्जाम्पल्स में, ठीक है ना। फिर सदन में मतदान होता है, मतदान होने के बाद फिर वो दूसरे सदन में जाता है। अब दूसरे सदन में सिर्फ मतदान ही होता है, दूसरा सदन कमेटी गठित नहीं करता है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा सदन गठित नहीं करेगा कमेटी, फिर वो पास करता है वही मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी, टोटल का बहुमत और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। फिर वो पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसी सत्र में उसके ऊपर साइन करे। तो ऐसे करके ये 8 चरण होते हैं। तो हमने देखा कि सर 124(4) में तो 3 ही चीजें लिखी हुई हैं, बाकी स्टेप तो इसमें है ही नहीं, बिल्कुल। तो इसके अलावा भी जैसे महाभियोग जो शब्द है वो संविधान में कहीं उल्लेख ही नहीं है, महाभियोग शब्द का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं उल्लेख नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। यह हटाना ही लिखा हुआ है, उच्चतम न्यायालय किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया, अब ये महाभियोग शब्द कहीं नहीं है, तो सर फिर ये महाभियोग कहां है ना। महाभियोग शब्द का उल्लेख जो है वो एक अधिनियम बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, जजेस इंक्वायरी एक्ट, न्यायाधीश जांच अधिनियम। तो सर वो अधिनियम कैसे बन गया जब 124(4) ही, अरे 124(4) के बाद 124(5) जो है ना, वो ये शक्ति देता है संसद को कि ये जो साबित कदाचार व असमर्थता है ना, इसकी जांच करने के लिए अगर किसी तरह का कोई एक्ट बनाना है
तो वो एक्ट संसद बना सकती है। तो संसद ने 124(5) में ये दिया हुआ, देखो, संसद के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार व असमर्थता के अन्वेषण व साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी। तो ऐसी ही विधि बनाई हुई अपने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इस जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर लिखा हुआ महाभियोग, इम्पीचमेंट, समझ गए? तो इम्पीचमेंट शब्द का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये आता है क्वेश्चन। अब जैसे अपन बेसिक बुक्स पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है जजेस को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया। तो स्टूडेंट देखता है कि साला बुक में लिखा हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होगा, है ना? इस तरह से ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना इस प्रकृति के, तभी तो ये पैटर्न डेवलप करना पड़ा अपन को कि ओरिजिनल जो बेरेट का जो आर्टिकल है का जो टेक्स्ट है वो अपन को पढ़ाना मस्ट है, इसलिए। समझ गए? तो ये चीज है। तो जो जज इंक्वायरी एक्ट जो बोलता है 1968 वाला, उसमें जो है टोटल स्टेप्स वो 8 स्टेप्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, और उन्हीं पर अभी और चर्चा अपन आगे कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये आर्टिकल तो आप समझ ही गए। फिर आगे देखो, अपन देखते हैं न्यायाधीशों को हटाना। न्यायाधीशों को हटाने का आधार उसका साबित कदाचार व असमर्थता होती है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ये ध्यान रखना, कदाचार नहीं है, साबित कदाचार है, बार बार बोल रहा हूं मैं। और संविधान का उल्लंघन कहीं भी नहीं है इसके अंदर, मतलब लिखे हुए में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए। ठीक है, यूं जो लिखा हुआ है वो पूछेंगे। फिर महाभियोग शब्द का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। फिर ये साहब कहां है ये उल्लेख? ये न्यायाधीश जांच अधिनियम में इस महाभियोग इम्पीचमेंट शब्द का उल्लेख है। न्यायाधीश जांच अधिनियम, जजेस इंक्वायरी एक्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है, इम्पीचमेंट का। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है। ओके, अब ये प्रक्रिया क्या है वो अपन देखते हैं। तो यहां मैंने ये माइक्रो के अंदर लिखी हुई है, इसी को आपको समझना है। ये जो माइक्रो में लिखी हुई है ना इतनी प्रक्रिया, ये टोटल 8 स्टेप्स लिखे हुए मैंने यहां तक, है ना? यहां क्रम नंबर लगाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है ना? ऐसे जो आगे अपन पूरा पढ़ेंगे आने वाले 15 मिनट में, वो इन 8 बिंदु में समाया हुआ है। बताया था मैंने सबसे पहले प्रस्ताव, है ना? ये हटा देना। प्रस्ताव लोकसभा में आ रहा था 100 सदस्यों का, राज्यसभा में आ रहा था 50 सदस्यों का, सदन के सदस्यों का समर्थन से वो प्रस्ताव पहले पास होएगा, है ना? मतलब सपोर्ट कर रहे हैं उसको। जैसे एक एप्लीकेशन लिखी उस पर 100 जनों के साइन लोकसभा में, अगर लोकसभा में आ रहा है तो लोकसभा में 100 जनों का, अगर राज्यसभा में आ रहा है प्रथम बार तो राज्यसभा में 50 सदस्यों के उस एप्लीकेशन पे साइन होते हैं उस प्रस्ताव पे। ठीक है ना? मोशन है वो, मोशन। ठीक है ना? ऐसे प्रस्ताव है। ठीक है, तो मोशन होता है, मोशन, और फिर मोशन प्रस्ताव बोलते हैं, और फिर यही क्या बन जाएगा? ये संकल्प बन जाएगा, रेजोल्यूशन, जब वोटिंग हो जाएगी। तो मोशन और रेजोल्यूशन याद है अपने सगाई वाला एग्जांपल दिया था जी, प्रस्ताव है, ठीक है जी, सबने देख लिया, फिर प्रस्ताव क्या बन गया? संकल्प बन गया, क्या? तुम्हारी हमारी और हमारा तुम्हारा, ऐसे। ठीक है ना? यूं वो सगाई वाला याद रखो। तो प्रस्ताव आता है, ठीक। फिर पीठासीन अधिकारी को सौंपा जाता है प्रस्ताव। पीठासीन अधिकारी मतलब लोकसभा के अंदर अध्यक्ष, राज्यसभा के अंदर सभापति, उनको सौंप दिया। फिर जांच समिति नियुक्त करता है, कौन? पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। और इस जांच समिति में कितने मेंबर होते हैं? जितने क्रम का ये है स्टेप, 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, फिर वो जांच करती है, और फिर जांच करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी को सौंपती है। ठीक है ना? यू लोकसभा के अंदर गठित हुई तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगी, राज्यसभा के अंदर गठित हुई तो सभापति को सौंपती है रिपोर्ट। फिर रिपोर्ट सौंप दी, फिर 14 दिन पूर्व, मतलब रिपोर्ट सौंपने के बाद पीठासीन अधिकारी ये डिसाइड करते हैं कि किस दिन मतदान होएगा, है ना? किस दिन मतलब सदन में रखा जाएगा ये चर्चा और मतदान के लिए। तो जो भी डेट होती है, जैसे मान लो कि यूं हुआ कि भाई 15 फरवरी को इसके ऊपर चर्चा होगी, 15 फरवरी को, ठीक है? तो 15 फरवरी मतलब 1 फरवरी से पहले संबंधित न्यायाधीश के पास उसका आरोप पत्र पहुंच जाना चाहिए। जो भी आरोप है, साबित कदाचार या इनकैपेसिटी, वो संबंधित आरोप उनके पास पहुंच जाना चाहिए। ठीक है ना? 14 दिन पूर्व संबंधित न्यायाधीश को सूचना मिले, ताकि जैसे मान लो कहीं वो न्यायाधीश बाहर है तो उसको सूचना मिल जाएगी, हाँ भाई 14 दिन बाद यार अपने सदन में जा रही है, अपने अगेंस्ट में वोटिंग होगी, तो अपन वहां कोई भी मेरे को पक्ष रखना है तो उससे पहले मेरा पक्ष रख दूं। ऐसे अभी सारी स्टेप अपन प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे हुआ जुडिशरी में, सौमित्र सेन के मामले में। वो हाईकोर्ट के थे, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज, लेकिन वो सेम है प्रक्रिया, हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिमूवल। ठीक है, 14 दिन पूर्व न्यायाधीश को दे दी। फिर मतदान होता है 6ठे स्टेप पे, फिर दूसरे सदन में जाता है, 7वें सदन में, मतलब 7वें स्टेप पे, और दूसरे सदन में जाता है और वहां भी मतदान होता है।
अब दूसरे सदन में दो चीज समझने वाली बात है। एक तो यहाँ पे जांच कमेटी वापस गठित नहीं होगी, वो पहले सदन में हो गई। दूसरा, उस दूसरे सदन में वो प्रस्ताव पे वापस वहां के सदस्य साइन नहीं करेंगे। अरे अब तो उनका वोटिंग का टाइम है, साइन का टाइम तो गया, वो पहले वाले में हो गया, वो तो प्रस्ताव में था ऐसे शुरू में ऐसे, ठीक है ना। तो दूसरे सदन में केवल क्या होगा, मतदान होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा 8वें नंबर पे, और राष्ट्रपति उसी सत्र में उसके ऊपर साइन करे। तो ऐसे करके ये टोटल 8 स्टेप है जजेस को हटाने की प्रक्रिया में। क्या प्रस्ताव आएगा, पहला नंबर। दूसरा, पीठासीन अधिकारी फिर डिसाइड करेंगे कि प्रस्ताव को एडमिट करें या नहीं। तीसरा, जांच कमेटी नियुक्त करेंगे पीठासीन अधिकारी। चौथा, जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी न्यायाधीश को, मतलब सॉरी, न्यायाधीश को हटाने की रिपोर्ट देगी पीठासीन अधिकारी को। पांचवा, क्या कि 14 दिन पूर्व का नोटिस जाएगा संबंधित न्यायाधीश को। छठा, क्या कि वोटिंग होगी उसके अंदर, सदन के अंदर। सातवां, अगले सदन में जाएगा। आठवां, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ऐसे ये 8 स्टेप है ना। तो 8 स्टेप में कुछ का उल्लेख तो 124(4) में है, और कुछ का उल्लेख अपने 1968 वाले जजेस इंक्वायरी एक्ट, न्यायाधीश जांच अधिनियम के अंदर है। और न्यायाधीश जांच अधिनियम संसद ने किस आर्टिकल जो शक्ति मिलती है संसद को, 124(5) से, ठीक है। ऐसे है, ठीक है। तो काफी वैज्ञानिक चीज है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में नहीं आए, कंसंट्रेशन जरूरी है। महाभियोग प्रस्ताव 100 सदस्यों लोकसभा के मामले में, ठीक है, और 50 सदस्यों राज्यसभा के मामले में, कि अगर राज्यसभा में आ रहा फर्स्ट टाइम तो, द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष या सभापति को दिया जाता है, ठीक है। अध्यक्ष या सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बात देखेंगे 2018 में जैसे दीपक मिश्रा जो अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, तो उनको हटाने के संबंध के अंदर जो आया था, ठीक है, जो प्रस्ताव आया, तो उसपे अपने राज्यसभा के जो सभापति थे एम वेंकैया नायडू ने उन्होंने अनुमति नहीं दी थी, तो वो यही सेकंड स्टेप में रुक गया था दीपक मिश्रा वाला आरोप, ठीक है ना। ऐसे तो ये स्टेप जानने हमने को कैसे कैसे कहां तक, ठीक है ना। और जो पहले सबसे पहले जो थे अपने वी रामास्वामी, उनका कहां तक पहुंचा था, उनका पहुंच गया था, संबंधित को सब दे दी थी अपन ने, आरोप पत्र भी होने वाले थे, लोकसभा के अंदर वोटिंग हो गई थी, है ना, यहाँ पे 14 दिन पूरी, हाँ, मतलब ये विशेष बहुमत, मतलब ये 7वां स्टेप नहीं आया था, लेकिन 6 स्टेप पूरे हो चुके थे वहां। वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के जज, है ना। अभी तक 2 के खिलाफ प्रक्रिया चालू हुई है, वी रामास्वामी एंड अपने दीपक मिश्रा, अभी देखेंगे आगे। तो दीपक मिश्रा जी वाला तो मामला यही रुक गया था, और वी रामास्वामी वाले में 6 स्टेप पूरे हो चुके थे, ठीक है। ऐसे तो अध्यक्ष या सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। आपने एप्लीकेशन पे साइन कर दिए तो पीठासीन अधिकारी का डिस्क्रिप्शन है कि उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे। फिर अगर स्वीकार कर लिया, यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष सभापति को उसकी जांच के लिए कितनी सदस्यीय है, 3 सदस्यीय समिति गठित करनी होती है। समिति में कौन कौन शामिल होता है, निम्नलिखित: उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, है ना, सुप्रीम कोर्ट का तो चीफ जस्टिस या अन्य न्यायाधीश। अब चीफ जस्टिस जैसे खुद ही है, खुद चीफ जस्टिस को हटाने के संबंध में आ रही है, जैसे अपन ने देखा था दीपक मिश्रा वाले मामले में, तो इसमें चीफ जस्टिस नहीं हो सकता ना समिति का मेंबर, तो कौन होगा, अदर जजेस में से, ठीक है। दूसरा मेंबर वो क्या होता है, किसी भी हाईकोर्ट का, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, है ना, अन्य न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश, है ना। अब क्या है, जैसे मान लो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अगेंस्ट में, तो गुजरात वाले किसी को भी ले सकते हैं अपन, है कि नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो चूंकि एक ही चीफ जस्टिस है और उसी के खिलाफ है, तो यहाँ पे ये अन्य का विकल्प रखा हुआ, ठीक है, में। फिर सैम में अपन देखते हैं थर्ड जो मेंबर हो गया, प्रतिष्ठित, है ना, प्रतिष्ठित न्यायवादी, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, प्रतिष्ठित न्यायवादी हो, जिनको बहुत सा न्याय का ज्ञान है सब, लेकिन किसकी नजर में, ये बहुत गहराई है यहाँ पे, प्रतिष्ठित न्यायवादी या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट किसकी नजर में होना चाहिए, पीठासीन अधिकारी की नजर में। लोकसभा के मामले में अध्यक्ष, और राज्यसभा के अंदर आया तो वो सभापति की नजरों में वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, तीसरा मेंबर प्रतिष्ठित न्यायवादी, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। राष्ट्रपति की नजर में नहीं। राष्ट्रपति कहां था इस हिंद में, ये थे अर्हता, जब अपन ने पढ़ी थी 124(3) में, ठीक है ना। तीसरी जो क्वालिफिकेशन थी वो क्या थी, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। और यहाँ पे जब महाभियोग वाली बात है तो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, पारंगत विधिवेता या प्रतिष्ठित विधिवेता न्यायवादी किसकी नजर में, पीठासीन अधिकारी की नजर में। बहुत गहराई है यहाँ पे इस बिंदु पे। प्रतिष्ठित न्यायवादी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट किसकी नजर में, पीठासीन अधिकारी की नजर में। राष्ट्रपति लिख के काटा हुआ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट उलझ जाएगा यहाँ पे, गच्चा खा जाएगा अगर ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो,
ऐसे। ये कहां लिखा हुआ है? बुक्स में नहीं, कहां है? जब आप जज इंक्वायरी एक्ट 1968 पढ़ोगे वहां। ठीक है, फिर आ गई समिति ने छानबीन कर ली, समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है, समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगी? समिति अपनी रिपोर्ट संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है, पीठासीन अधिकारी को। यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या अक्षम पाती है तो संबंधित सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। सदन में प्रस्ताव रखने के 14 दिन पूर्व संबंधित न्यायाधीश को लिखित में आरोप से अवगत करवाना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, नो, लिखित में जाएगा पीठासीन अधिकारी के साइन से, संबंधित जो है लोकसभा सेक्रेटरी या राज्यसभा सेक्रेटरी उसके साइन मतलब के द्वारा ऐसे। फिर हटेगा कैसे? बहुमत का विशेष बहुमत, कुल का बहुमत है ना, कुल का बहुमत का ना 50%, टोटल का 50% वह उपस्थित में मतदान देने वालों का 2/3 से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। ठीक है, दोनों सदन पास है, फिर राष्ट्रपति को। दूसरे सदन में जांच समिति गठित नहीं होती है, जांच समिति प्रथम में गठित होगी, ये 3 सदस्य। ठीक है, फिर क्या? राष्ट्रपति द्वारा उसी सत्र के दौरान उक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए जाने होते हैं, उसी में, ये उसी वर्ड इंपॉर्टेंट है। अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं। तो हटाना अगर आपसे पूछे, बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है कि हटाने का किसको पावर है, ये हटाने के न्यायाधीश को, किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, ऐसे। फिर अपन देखते हैं इसमें आगे कि उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अभी तक महाभियोग से हटाया नहीं गया है ना, आया है अभी तक 2 के विरुद्ध में, लेकिन हटाया किसी को नहीं गया, हटाया नहीं गया। लेकिन महाभियोग का प्रस्ताव 2 न्यायाधीशों के विरुद्ध लाया गया है। तो अभी तक लाया कितने के विरुद्ध है? 2। हटाए कितने? 0/0 है ना। अब क्यों? क्योंकि प्रक्रिया इतनी जटिल है कि नहीं, ऐसे। अब पहला मामला क्या है? महाभियोग का पहला मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन? वी रामास्वामी है ना, वी रामास्वामी। ये VR कृष्ण अय्यर नहीं है, PIL के प्रचारकर्ता, जनक नहीं, जनक तो PN भगवती, प्रचारकर्ता कौन थे? VR कृष्ण अय्यर। और ये क्या है? वी रामास्वामी। ठीक है, रामास्वामी। ठीक है, 1991 से 1993 ये जज थे अपने सुप्रीम कोर्ट के, उनको हटाने का मामला आया। ये देखो कहां तक पहुंचा, देखो, यद्यपि लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया, पर उन पर महाभियोग नहीं लग सका क्योंकि यह लोकसभा में प्रस्ताव पास नहीं हो सका। क्योंकि यह प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हो सका क्योंकि कांग्रेस पार्टी मतदान से अलग हो गई थी। तो कांग्रेस अगर मतदान से अलग हो जाएगी तो कुल का 543 का बहुमत कहां से आएगा? तो प्रेजेंट का भी 2/3 पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कौन से स्टेप तक पहुंचे? पहला नंबर प्रस्ताव आ गया था, मतलब साइन कर दिए थे लोगों ने, लोकसभा के अंदर संसद साइन कर दिए। दूसरा स्टेप क्या? अध्यक्ष ने स्वीकार भी कर लिया। तीसरा, जांच कमेटी भी गठित हो गई। चौथा, रिपोर्ट दे दी। पांचवा, उनको आरोप पत्र भी दे दिए। छठा, मतदान होना था तब रोक लिया। मतदान हुआ ना, मतलब 6ठे स्टेप तक पहुंचे। 7वें मतलब अगले सदन में नहीं गया। 6ठा स्टेप तो हुआ ना, मतदान तो हुआ ना, लेकिन मतदान में हुआ क्या कि कांग्रेस के बाइकआउट करने से वो बहुमत से वो पास ही नहीं हो पाया, ऐसे। तो 6 स्टेप तक वो पहुंच गया था, 6ठा स्टेप पास नहीं हो पाया था। किसके मामले में? वी रामास्वामी के मामले में। ठीक है, तो वी रामास्वामी एकमात्र सुप्रीम कोर्ट जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सदन, कौन से सदन में? लोकसभा में पेश हुआ। कब? 1991। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या है एक चीज, मतलब ये जो चीज है ना, इसमें देखो एक क्या है, ये जो कार्यकाल लिखा हुआ ना, ये 1991 नहीं है ना, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये 1989 से 94 है, ये है कार्यकाल, इनका कार्यकाल। ठीक है, और जो पेश हुआ ये 94 की बात है ना। हटाने का इनका जो कार्यकाल है तो 1989 से 94 है, और हटाने की जो प्रक्रिया ये 1991 में हुई है ना, जिस दिन अपने को डिसाइड था, वोटिंग जिस दिन हुई है, ये 12 मार्च 1991 था। तो आप बोलोगे सर 1994 तक कैसे? तो हटे थोड़ी भाई, प्रस्ताव आया लोकसभा के अंदर लेकिन पास थोड़ी हुआ, तो फिर वो अगले 3 साल तक और बने रहे। तो 1989 से 1994 तक वो जज रहे सुप्रीम कोर्ट के, और हटाने का जो वोटिंग वाला दिन था ये 12 मार्च 1991 में था। और जो इन पे चार्जेस थे वो साबित कदाचार जो था वो करप्शन के चार्जेस थे कि ऑफिशियल रेजिडेंस जो बनना था उसमें सीमा से ज्यादा खर्च किया गया पैसा। ठीक है, ऐसे है, ये है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये क्या है,
मतलब इनके ऊपर जो आरोप था ना, अपने साबित कदाचार जो हुआ, साबित कदाचार, वो जब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, उससे पहले पंजाब एंड हरियाणा चीफ हाई कोर्ट, जो हमने पंजाब एंड हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा का, तो पंजाब एंड हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के रूप में इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, है ना, कि ऑफिशियल रेजिडेंस जो बना उसमें एक सीमा से ज्यादा पैसे खर्च किए, तो उस करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर लगे जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए उस समय। ठीक है, तो 89 से 94 तक ये रहे सुप्रीम कोर्ट के जज, और वोटिंग किस दिन हुई, 12 मार्च 1991। करप्शन के चार्जेस कब के, एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के समय के। ठीक है, तो ये है। फिर अपन देख रहे हैं क्या, वी रामास्वामी एकमात्र सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जज, एससी जज जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सदन मतलब लोकसभा में पेश हुआ। तो ये लोकसभा के अंदर पेश हुआ। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि लोकसभा में पेश हो, राज्यसभा में भी हो सकता है, जैसे दीपक मिश्रा का, ये देख लो आगे। तो ये वी रामास्वामी देखा। दूसरा देखो दीपक मिश्रा, महाभियोग का दूसरा प्रस्ताव, महाभियोग का दूसरा मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन, दीपक मिश्रा, 2018 का है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू। देखो ये राज्यसभा के अंदर आया ना, ये वी रामास्वामी वाला लोकसभा के अंदर आया था। एम वेंकैया नायडू ने इस प्रस्ताव को सदन राज्यसभा में रखने की अनुमति नहीं दी। कहने का मतलब 50 सदस्यों ने साइन करके दिया पीठासीन अधिकारी को राज्यसभा में, जो कि राज्यसभापति हो गया अपने सभापति, तो उन्होंने अनुमति नहीं दी इसको एडमिट करने की। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्योंकि वो उन सभापति का ये कहना था कि यार सदन में मैं डिसाइड करता, इससे पहले तो मीडिया के अंदर तुमने उछाल दिया इस मामले को, ऐसे। ठीक है, दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस है ना, मतलब चीफ जस्टिस के रूप में ये उस समय कार्यरत, मतलब आरोप पत्र तो वो जज के रूप समय का था, फिर जब चीफ जस्टिस बने उस समय इनके विरुद्ध लाया गया था। दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, इनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव सदन राज्यसभा में पेश करने की अनुमति सभापति कौन, अनुमति सभापति ने नहीं दी। सभापति कौन, अपने उपराष्ट्रपति उसमें एम वेंकैया नायडू ने नहीं दी, अतः इनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में पेश नहीं हुआ। तो मतलब वो दूसरे स्टेप पे रुक गया। दूसरा स्टेप क्या था, अभी पहला स्टेप में तो प्रस्ताव आएगा सदन में, मतलब साइन करेंगे उसके ऊपर, और दूसरा स्टेप था कि सभापति जो है, मतलब पीठासीन अधिकारी जो है, वो उसको अनुमति प्रदान करेंगे। तो इसमें ये सेकंड स्टेप पे रुक गया। और वी रामास्वामी वाला कहां गया कि लोकसभा में मतदान भी हुआ, तो वो छठे स्टेप तक गया। ऐसे अपन को 8 स्टेप याद रखने। ओके, ये चीज थी इसमें। अब देखो मैं आपको है ना जो अपने सौमित्र सेन का जो लेटेस्ट मामला है, ठीक है ना, जिनके विरुद्ध वोटिंग हुई, वोटिंग आज तक 2 के विरुद्ध हुई है। ठीक है, मतलब एक तो सुप्रीम कोर्ट के अपने जज वी रामास्वामी, एक अपने सौमित्र सेन के अगेंस्ट में राज्यसभा में। उसकी मैं आपको प्रोसीडिंग्स दिखाता हूं पूरी, तो उससे आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा। देखो 1 मिनट, है ना, तो देखो ये अपना ये जो अभी सौमित्र सेन वाला ये है, ठीक है। तो वो देखो मोशन फॉर द रिमूवल, देखो मोशन है ना, प्रस्ताव उस पर साइन हुए 50 राज्यसभा गए तो 50 जनों के मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ मिस्टर जस्टिस सौमित्र सेन, है ना, ये हाईकोर्ट के अपने जज थे, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज, कलकत्ता हाईकोर्ट। तो प्रक्रिया तो सेम है, चाहे जज सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाईकोर्ट का हो, ऐसे। ठीक है अब देखो इसमें ये बात कब की है, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट अक्टूबर 2011, तो राज्यसभा के अंदर आया था ये प्रस्ताव। ठीक है, अक्टूबर 2011 की बात है। तो हाईकोर्ट में पढ़ेंगे अपन, सारा आएगा, मैं और बताऊंगा। अभी तो एक बार मोटा मोटा देख लो बस। ठीक है, देखो क्या है, 17 अगस्त 2022 वाज ए हिस्टोरिक डे इन दी राज्यसभा। ऑन दिस डे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ राज्यसभा, है ना, राज्यसभा की हिस्ट्री में पहली बार, and only second time in the history of Indian Parliament, a motion of removal of a judge of High Court was formally moved, discussed and finally voted on 18 अगस्त 2011। अब देखो क्या है ये, on this day for the first time in the history of राज्यसभा, है ना, मतलब वोटेड की बात आ रही है यहाँ पे। तो राज्यसभा में इससे पहले अपने जैसे देखा था कि 2011 के अंदर अपन देखा था कि अभी देखा सुप्रीम कोर्ट के अपन ने जज कौन, दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस के रूप में आए, अभी हो गया, लेकिन अनुमति नहीं दी थी, सेकंड स्टेप पे रुक गया था, वोटिंग तो 36 स्टेप पे, ऐसे। और बोलते हैं फिर आगे बोलते हैं ओनली द सेकंड केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट इसलिए आया क्योंकि अपन देख चुके हैं कि लोकसभा के अंदर 1991 12 मार्च 1991 में किसके विरुद्ध आ गया, अपने कौन देखे अपन ने, वी रामास्वामी के अगेंस्ट में वोटिंग हुई थी उसके अंदर बाकायदा, वो तो कांग्रेस बायकॉट करती, नहीं तो हटते, ऐसे। ठीक है, ये चीज है। फिर बाकी तो आगे नॉर्मल चीज है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर ऐसा। फिर देखो आगे अक्टूबर 2011 की बात है, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा उनके साइन से सारा चीजें। ठीक है, अब देखो कंटेंट समझाने वाली जो चीज है ना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो यहाँ है चीज। ये क्या कंटेंट है, ये टाइमलाइन है कि ये पूरी जो बुकलेट है इसमें पेज नंबर इस पे ये सारी चीजें हैं। तो देखो अब आप समझो यहाँ पे
देखो देखो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, देखो नोटिस ऑफ मोशन, ठीक है ना, नोटिस ऑफ मोशन की पता जो मतलब राज्यसभा मतलब 50 जनों ने एप्लीकेशन लिख के दी राज्यसभा सभापति को, ठीक है। मेंबर्स ऑफ नेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हु वर सिग्नेटरी टू द नोटिस ऑफ मोशन, तो कितने होंगे राज्यसभा के मामले में 50 और 50, राज्यसभा के मामले में कितने होंगे 50, और यही अगर लोकसभा में आता तो कितने होते 100 होते अगर लोकसभा में आता तो, ठीक है यूं। फिर क्या है, राज्यसभा बुलेटिन रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ द मोशन बाय द चेयरमैन, भाई एडमिट कौन करता है कि इसे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, पीठासीन अधिकारी, तो राज्यसभा के मामले सभापति हो गया, स्टेप नंबर 2। फिर देखो क्या हो गया, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन अंडर द सेक्शन 3(2) ऑफ द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। अब सभापति के मामले मतलब राज्यसभा के मामले सभापति करेगा, कमेटी गठित, तीसरे नंबर पर स्टेप पे आ गया। रिपोर्ट ऑफ द जजेस ऑफ द इंक्वायरी कमेटी, रिपोर्ट दे दी उसने चौथे स्टेप पे। अब 5वें नंबर पे सभापति के पास वो रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट ऑफ द जजेस इंक्वायरी कमेटी सभापति के पास आ गई। फिर नोटिस दे दिया उनको अपन ने मीनवाइल साइड के अंदर संबंधित न्यायाधीश को, यहाँ पे कौन, अपने सौमित्र सेन। आइटम फॉर लिस्ट ऑफ बिजनेस राज्यसभा डेटेड 18 नवंबर 2010 रिगार्डिंग लेइंग ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द जजेस इंक्वायरी एक्ट, ठीक है ना। तो 10 नवंबर 2010 डेट फिक्स कर दी गई थी कि भाई सदन में तुम्हारे विरोध में यह आरोप रखे जाएंगे। उससे 14 दिन पहले ही, 14 दिन ये कब हो जाएंगे, अपने करीबन 26 अक्टूबर के आसपास अपन ने लेटर भेज दिया किसको, सौमित्र सेन को, कि भैया तुमको बचाव में जो भी हो पेश हो जाना और बोल देना। फिर रिप्लाई ऑफ मिस्टर सौमित्र सेन टू द रिपोर्ट, देखो ये अपन ने इसलिए भेजा था उनको 14 दिन पहले, जिससे कि वो अपना समय पर रिप्लाई फाइल कर सके, तो फाइल किया ना, देखो उन्होंने अपना रिप्लाई ऐसे। राज्यसभा बुलेटिन डेटेड 9 अगस्त 2011 रिगार्डिंग मोशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ जजेस इंक्वायरी की राज्यसभा के अंदर अब चर्चा होगी इस बात पे, ठीक है। फिर आइटम लिस्ट हुआ, प्रोसीडिंग ऑफ द राज्यसभा के अंदर बाकायदा वोटिंग वगैरह हुई सब, और ये उपस्थित हुए, सबसे बड़ी मजेदार चीज ये थी, उपस्थित हुए और राज्यसभा से फिर पास हुआ। तो ये पहले ऐसे जज हुए हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के तो नहीं हुआ, हाईकोर्ट के हुए हैं, अगर अपन हाईकोर्ट में पढ़ेंगे, जिन्होंने ये वोटिंग फेस करी। अब इससे पहले पास होता है सारा सब कुछ होता है, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो 1968 वाला एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट, ये कहता है कि जिस किसी भी स्टेप पे बीच में अगर न्यायाधीश अपना त्यागपत्र दे देगा तो वो प्रक्रिया वहीं खत्म हो जाएगी, किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो प्रक्रिया राष्ट्रपति के पास आपने भेज दिया लेकिन राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया उसी सत्र में, ठीक है ना, राष्ट्रपति पेंडिंग पड़ा, उससे पहले इस्तीफा दे दिया संबंधित न्यायाधीश ने, तो प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी, ऐसे, ठीक है, ये है। तो इस तरह से बाकी सौमित्र सेन हाईकोर्ट पढ़ेंगे, वहां पूरा इसकी टाइमलाइन में और चर्चा करूंगा। तो देखो ऐसे अपन ने सारी चर्चा करी, ये उस पेज नंबर के ऊपर ये सारी रिपोर्ट है, पूरा अवेलेबल है अपने ये नेट पे, मैंने भी वहीं से ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हो। देखो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, तो ये आ रहा, नोटिस दिया, एडमिशन ऑफ द नोटिस बाय द चेयरमैन, ठीक है। दी कमेटी, देखो अब कमेटी में कौन कौन, डी के जैन जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस नहीं है, जज को बना सकते हैं। फिर जस्टिस टी एस ठाकुर, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के मामले में चीफ जस्टिस जरूरी है, या मतलब हाईकोर्ट का अगर मेंबर में जो हाईकोर्ट से संबंधित है ना, वो चीफ जस्टिस हो सकता है हाईकोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, ए नंबर पे। तीसरे नंबर पे देखो कौन है, श्री फाली एस नरीमन, है ना, जो भी वर्तमान में है आर एफ नरीमन, उनके फादर फाली एस नरीमन, बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रिक्ट जूरिस्ट एंड सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये किसकी नजर में डिस्ट्रिक्ट जूरिस्ट, अपने राज्यसभा सभापति की नजर में, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी, ठीक है। ये सारा है। फिर फर्स्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी, सारा ऐसे प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट, है ना। इशू ऑफ स्टेट, देखो इशू ऑफ स्टेचुटरी नोटिस बाय द कमेटी टू द जस्टिस, है ना, देखो ये समझाना चाह रहा था मैं। तो ये कितने दिन पूर्व होता है, ये 14 दिन पूर्व होता है, ऐसे है ना, ये पूरा स्टार में वही 14 दिन का मेंशन है, सारा ऐसे, समझ गए। ये सारा हो गया अपने ये। फिर लेइंग ऑफ द रिपोर्ट, फॉरवर्डिंग कॉपी टू कमेटी, रिप्लाई ऑफ सौमित्र सेन, फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट, काफी मस्त रिप्लाई है, आप पढ़ो उसके अंदर क्या बड़े बड़े वर्ड्स वो लिखते हैं। फिर लिस्टिंग हुई सारा, फिर डिवीजन हुआ, वोटिंग हुई, है ना। रिजल्ट ऑफ डिवीजन, देखो रिजल्ट मतलब वोटिंग हुई बाकायदा, कि एज यस किया 189 ने और नो किया 16 में, तो प्रेजेंट वोटिंग का 2/3 हो रहा था और कुल का भी 2/3 हो रहा है, मतलब कुल का बहुमत 50%। कुल कितनी राज्यसभा की, 250 का कितना हुआ आधा, अपने 125 हो गए, तो प्रेजेंट वोटिंग का हो गया, राज्यसभा से हो गया पास। लेकिन उससे पहले क्या दिया, जस्टिस टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन टू दी प्रेसिडेंट 1 नवंबर 2011, वहीं रुक गया बीच में। इनको समझाया कि अरे क्यों यार हिस्ट्री बनने दे रहे हो अपनी, सबसे पहले वो एक बात न्यायाधीश कहलाओगे जो हटाए गए महाभियोग के द्वारा। तो इनके समझ में भी आई यार बात सही है, राज्यसभा में आ गए तुम बोल लिए, वहां तक बहुत सही है,
अब ज्यादा नहीं, कुछ नहीं है, इस्तीफा दे दो, नहीं तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज होगी, इतिहास बन जाएगा अपने आप में। इनके समझ में आई और नोटिस मतलब रेजिग्नेशन दे दिया 1 नवंबर 2011 को, 1 सितंबर 2011। ठीक है, फिर ये सारा है प्रेसिडेंट। फिर देखो प्रेसिडेंट है ना, नोट टेकन इन व्यू ऑफ रेजिग्नेशन बाय चीफ जस्टिस सौमित्र सुन। फिर रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने 1 सितंबर को, तो डिसाइड कर रखा था कि अगर नहीं होगा तो राष्ट्रपति को इस दिन भेजेंगे हम, तो नहीं दिया। और देखो राज्यसभा ने पास किया 18/8 को, सत्र चल रहा है और 5 को अपन ने भेज दिया उसी सत्र में, राष्ट्रपति द्वारा उसी सत्र में पास किया जाना जरूरी। समझ गए? तो ऐसे ये सारा कॉन्सेप्ट है। फिर ये तो आगे सारा देखो, ये सारा नोटिस दिया ना। अब ऐसे 50 देखो 50 नाम होने चाहिए राज्यसभा के मामले में, इसमें 57 नाम थे, देखो यहाँ लिखा हुआ है ऐसे 57। ऐसे तो ये लाइव दिखाने का मेरा मकसद ऐसे था कि जिससे कि चीज क्लियर हो, है ना, और कोई नहीं था। अब तो ये आप एक बार नेट पे इसको डालना, आप इसको पढ़ना, मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ मिस्टर चीफ जस्टिस, मतलब जस्टिस सौमित्र सेन, है ना, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे। ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इसको आप देखो, तो ये ऐसे करके अपन ने पढ़ा है 124, 4 और 5। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी। अब कितना सफल हुआ हूं, असफल हुआ हूं कोशिश में, ये तो निर्णय मेरे प्यारे आप करोगे। ठीक है, ऐसे देखो, फिर क्वेश्चन देखेंगे उसमें और आएगा, और हूबहू नकल आएगी हाईकोर्ट के जजेस को हटाने में। तो वहां और देखेंगे अपन हाईकोर्ट के जज या मुख्य न्यायाधीश, चीज एक ही है, चीफ जस्टिस या जजेस चीज एक ही। क्या है 124 न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सेम है, चाहे मुख्य न्यायाधीश को हटाना है, चाहे न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश को हटाना है, सेम है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का चाहे कोर्ट का, सेम है। तो ध्यान रखना 124 में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, चाहे न्यायाधीश वो मुख्य हो चाहे अन्य हो। समझ गए? दोनों के लिए प्रक्रिया एक। ठीक है, तो ऐसे ये है। फिर अब नेक्स्ट अपना बचता है आर्टिकल 124(6), जिसके अंदर आएगी शपथ। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल लाइव अपन देखेंगे। जैसे इसमें देखा, लाइव देखने से क्या होता है, उसकी प्रैक्टिकलिटी समझ में आती है। ये तो ये होता है समझ में, यूं होता होगा यार, ऐसा होता है होता तो भाई होता है, देखो लाइव से। ठीक है, ऐसे देखो, फिर क्वेश्चंस के अपन और अंदर अपन चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे। ओके बाय।